वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने गरम तारे पर रिलीज हुई एक तेलुगु वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है झांसी। इस सीरीज में ओवरऑल से 6 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के ऊपर ही है। ओवरऑल से सीरीज 3.5 घंटे के आसपास है। आप सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज वन टाइम वॉचेबल जरूर है। हालांकि बीच में थोड़ा अननेसेसरी सीन्स है, लैग है, वो तो नॉर्मली है सीरीज में, लेकिन कुछ एपिसोड्स एंगेजिंग लगे मुझे। कहानी ये है कि एक बंदी अपना पास्ट भूल जाती है। हर रोज इसके ख्वाब में इसका पास्ट धीरे धीरे याद आते रहता है। चंद लोगों से मुलाकात करती है। उन लोगों से इस बंदी को इसके बारे में पता चलता है। तो कौन है ये बंदी, आखिरकार क्या है इसका मकसद। इस सीरीज में कुछ ज्यादा ही एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। कुछ रीजनेबल लगे, कुछ फिजूल के। खैर चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सीन 5 साल पहले शिफ्ट होता है वेस्टर्न घाट्स केरला, जहाँ पर एक लड़की अपने गोद में बच्चा लेकर इसके साथ और कुछ लोग गाड़ियों में कहीं पर जाने लगते हैं। किसी जगह पर आने पर कुछ लोग इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये लोग भी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसी दरमियान में वो लड़की उस बच्चे को लेकर जंगलों में भागने लगती है इस बच्चे को बचाने के लिए। पता नहीं बच्चा है या बच्ची है। इस बच्चे को जंगल में छुपाकर वो लड़की उन सारे लोगों से फाइट करने लगती है। तभी इस लड़की का सामना मोडार नाम के एक बंदे से होता है। हाथापाई के दौरान ये लड़की भागते भागते एक झरने के पास आती है। दोबारा हाथापाई के दौरान ये लड़की मोडार के पास से अपने हाथ में बम लेती है, और जब मोडार इस लड़की को लात मार के पहाड़ी से नीचे गिराने लगता है, ये लड़की उस बम का पिन निकालकर मोडार के ऊपर फेंकती है। वो बम फट के मोडार का आधा चेहरा जल जाता है और ये लड़की ऊपर से नीचे झरने में मतलब पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ जंगल में जो बच्चा होता है ना, वो वया वया बोल के रोता रहता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है हैदराबाद, जहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था। इस लड़की का नाम होता है झांसी। झांसी संकेत नाम के एक लड़के से रिलेशनशिप में होती है। संकेत की ऑलरेडी एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है मेहा। संकेत जब झांसी से शादी करने की बात करता है, लेकिन झांसी संकेत के सवाल का जवाब ही नहीं देती, इससे दूर जाने लगती है। और उसी तरह हर रोज रात झांसी को कुछ अजीब के सपने आने लगते हैं। इन सपनों में झांसी काफी सारी चीजों को देखती है, काफी सारे कैरेक्टर्स को देखती है। झांसी को समझ में ही नहीं आता ये सपने इसको क्यों आते हैं। एक्चुअली झांसी एक फैशन डिजाइनर होती है, इसका खुद का एक बुटीक होता है। उसी तरह झांसी को बंद कमरा या अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसको अंधेरे से क्यों डर लगता है ये भी इसको नहीं पता होता। खैर एक रात झांसी, संकेत, मेहा किसी की शादी पर जाते हैं। शादी वगैरह अटेंड करने के बाद झांसी पार्किंग लॉट में आती है गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। उसी पार्किंग प्लेस पर झांसी ये देखती है कि एक बंदा एक छोटी बच्ची पर अत्याचार करने की कोशिश करता रहता है। झांसी को गुस्सा आकर उस बंदे को रोकने की कोशिश करती है। मतलब यहाँ पर भी एक छोटी सी हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान झांसी गलती से उस बंदे को मार देती है। मतलब लात से धक्का देने पर उस बंदे के पेट में रॉड्स चुभ जाती है। इसकी मौत देखकर झांसी और वो बच्ची बहुत घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ संकेत अपने अंकल अनिरुद्ध से बात करता रहता है। एक्चुअली अनिरुद्ध एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भी होता है, और इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि झांसी अपना पास्ट भूल चुकी है। खैर दूसरे दिन साक्षी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। फिलहाल साक्षी उस बच्ची के घर आती है जिसने मर्डर को देखा, और एक्चुअली उस मर्डर के बाद ये बच्ची अभी भी शॉक में है, किसी से भी बात करना नहीं चाहती। लेकिन साक्षी इस बच्ची को शादी के फोटोग्राफ दिखाकर पूछने लगती है क्या जिसने मर्डर किया वो बंदा इन फोटोज में मौजूद है। लेकिन लकीली ये बच्ची झांसी की फोटो देखकर भी ना का जवाब देती है। मतलब इनमें से किसी ने भी मर्डर नहीं किया। इस तरफ झांसी अनिरुद्ध के हॉस्पिटल आती है। अनिरुद्ध झांसी को हिप्नोटाइज करने लगता है, मतलब इसका पास्ट याद दिलाने के लिए। हिप्नोटाइज के दौरान दोबारा झांसी काफी सारे कैरेक्टर्स को देखती है, काफी सारे हादसाओं को देखती है। इन कैरेक्टर्स में से एक खूबसूरत लड़की भी होती है। होश में आने के बाद जब झांसी फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम जाती है, संकेत अनिरुद्ध के पास आकर झांसी की हालत पूछने लगता है। अनिरुद्ध कहने लगता है कि झांसी की याददाश्त में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। संकेत कहने लगता है अंकल झांसी की याददाश्त न आए यही बेहतर है, क्योंकि मैं जिस तरह की वाइफ चाहता हूँ वो सारी खूबियाँ झांसी के अंदर है। हम तीनों की बहुत ही अच्छी फैमिली बन सकती है। अनिरुद्ध कहने लगता है ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मुझे ये एहसास हो रहा है कि झांसी का पास्ट इतना सिंपल नहीं, उसके पास्ट में काफी सारे हादसाएं गुजर चुकी है। पता नहीं पास्ट में झांसी कौन है, क्या काम किया करती थी, उसका असली नाम क्या है। उसके बाद एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत में ही दोबारा सीन 5 साल पहले शिफ्ट होता है वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पर एक दिन संकेत, इसका अंकल अनिरुद्ध और कुछ बच्चे ऐसे ही यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब इत्तेफाक से उसी जगह पर झांसी भी मौजूद होती है जो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। इसी में जब बच्चे खेल रहे होते हैं, मेहा बॉल लाने के लिए पानी में जाने लगती है, और जब मेहा गिरने ही वाली होती है तभी झांसी मेहा को पकड़ लेती है, मतलब बचा लेती है।
उसके बाद संकेत और अनिरुद्ध वहाँ के लोगों से झांसी के बारे में पूछने लगते हैं कि वो लड़की कौन है। वो लोग बताने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले वो लड़की हम लोगों को पानी में बहती हुई नजर आई। फटाफट से हमने उस लड़की का इलाज किया। होश में आने के बाद पता चला कि इस लड़की ने अपनी याददाश्त खो दी, तभी से हमारे साथ रहती आ रही है। बेचारी को उसका नाम भी नहीं पता। अब अनिरुद्ध डॉक्टर होने की वजह से झांसी को अपने साथ ले जाने की बात करता है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तभी मेहा झांसी को देखकर झांसी कहकर नाम रखती है, क्योंकि झांसी ने मेहा की जान बचाई। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है साउथ ईस्ट के किसी जगह पर, जहाँ पर एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कैलेब। कैलेब के पास बारबी नाम की एक लड़की काम करती रहती है। ये लड़की वही है झांसी के ख्वाबों में आया करती थी, नींदें चुराया करती थी। खैर इस तरफ जब झांसी अपने गाड़ी से अपनी बुटीक जा रही होती है, रास्ते के दौरान झांसी वीरा बाबू नाम के एक बंदे के पोस्टर्स को देखती है। मतलब वीरा बाबू सम काइंड ऑफ एमएलए टाइप होता है। आज इसका बर्थडे है, इसीलिए इसके चहेते लोगों ने जगह जगह पर बैनर्स लगा के रखा। इत्तेफाक की बात यह है कि वीरा बाबू भी झांसी के ख्वाबों में आता है। इसकी स्केच भी ड्रॉ करके रखा होता है झांसी ने। दूसरे सीन में ध्रुवा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कोर्ट के पास कृति नाम की एक लड़की का इंतजार करते रहता है। बहुत देर होने के बावजूद भी कृति कोर्ट के पास नहीं आती। वकील ध्रुवा से आकर कहने लगता है कि ध्रुवा, इस बार तो जज ने केस को पोस्टपोन कर दिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आखिरकार हम लोग न्याय के लिए तो लड़ रहे हैं, कृति ने ही सपोर्ट नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। गुस्से में आकर ध्रुवा कृति के घर जाता है। एक्चुअली कृति के साथ एक हादसा पेश आ चुका होता है। उस दिन से लेते हुए कृति अपने आप को कमरे में ही बंद कर लेती है। कृति के साथ इसका फादर भी रहता है। इसके फादर ने भी कृति को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कृति किसी की बात नहीं मानती। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि कृति का आधा चेहरा जला हुआ है। शायद किसी ने इसके ऊपर एसिड डाल दिया हो, इसीलिए कृति समाज से अपना चेहरा छुपा रही है। उसी रात जब वीरा बाबू किसी जगह पर किसी प्रोस्टिट्यूट का इंतजार करते रहता है, वीरा बाबू के पास झांसी आती है और वीरा बाबू झांसी को देखकर प्रोस्टिट्यूट समझने लगता है। इसके साथ चुम्मा चाटी करने की कोशिश करता है। झांसी वीरा बाबू से इसके जख्म के बारे में पूछने लगती है कि तुमको ये जख्म कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन वीरा बाबू झांसी को कुछ भी ना बताते हुए उसके साथ कांड करने की कोशिश करता है। हालांकि वीरा बाबू पहले से ही दारू पी चुका होता है। तो झांसी वीरा बाबू को झांसी में लेकर अपने बुटीक लाकर इसको बांध देती है। एपिसोड 3 एपिसोड की शुरुआत होती है 14 साल पहले। हैदराबाद टू विजयवाड़ा के हाईवे के पास एक होटल के पास एक बस आकर रुकती है। ड्राइवर सारे पैसेंजर से कहने लगता है कि जो लोग टॉयलेट को जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उसी बस में झांसी की फैमिली भी मौजूद होती है। झांसी के माँ बाप, इसकी बड़ी बहन। झांसी के पास कवर में कुछ मछलियाँ भी होती है। झांसी ये ऑब्जर्व करती है इस कवर को छोटा सा छेद हो चुका है, पानी टपक रहा है। सो झांसी इस कवर को बदलने के लिए बिना अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किए टॉयलेट जाने लगती है। अब उसी जगह पर वीरा बाबू भी मौजूद होता है। उस वक्त वीरा बाबू टैक्सी ड्राइवर होता है। झांसी को अकेला देखकर वीरा बाबू अपने आसपास के लोगों को इशारा करने लगता है। जब झांसी टॉयलेट में जाती है, टॉयलेट के पास एक औरत उस दरवाजे को लॉक कर देती है और इसी तरह उस बस ड्राइवर को इशारा देकर कहने लगता है कि तुम फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। सो वो बस ड्राइवर सारे पैसेंजर्स को लेकर निकल लेता है। जब झांसी बाथरूम से बाहर आती है, बाहर बस मौजूद नहीं होती। झांसी घबराने लगती है। तभी वीरा बाबू मासूमियत से झांसी के पास आकर पूछने लगता है, अरे बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हारी बस मिस हो चुकी है? चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, ये मेरी ही टैक्सी है, चलो टैक्सी में बैठो। ऐसा कहते हुए वीरा बाबू झांसी को अपनी टैक्सी में बिठाकर उस बस को फॉलो करने लगता है। बातों के दरमियान वीरा बाबू झांसी को पानी देने लगता है पीने के लिए। पानी पीने के बाद बेचारी झांसी बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट डे पर झांसी वीरा बाबू से पूछने लगती है कि उस हादसे का और तुम्हारे जख्म का क्या लेना देना है। मैंने तुमको तुम्हारे जख्म के बारे में पूछा तो वीरा बाबू दोबारा बताने से मना करने लगता है। झांसी वीरा बाबू को बहुत टॉर्चर करने लगती है और जब वीरा बाबू इस जख्म के बारे में बोलने ही वाला होता है, तभी झांसी के बुटीक एक औरत आती है कुछ ड्रेस वगैरह डिजाइन करवाने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर साक्षी संकेत के घर आती है क्योंकि आज मेहा का बर्थडे है। मेहा साक्षी को देखते ही संकेत के पीछे जाके छुपने लगती है। एक्चुअली बात यह है कि मेहा और किसी की नहीं, साक्षी की बेटी होती है। मतलब पहले संकेत और साक्षी की शादी हो चुकी थी। साक्षी ने संकेत और मेहा को टाइम ना देने पर इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अब मेहा ज्यादा अपने पापा से ही चिपक के रहती थी, इसीलिए मेहा संकेत से ही बहुत प्यार करती है, ना ही कि साक्षी से। संकेत झांसी का एग्जाम्पल देते हुए साक्षी को समझाने लगता है कि माँ हो तो झांसी जैसी। खैर उसके बाद झांसी, संकेत, मेहा बाहर खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। मतलब मेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। संकेत को काम होने पर वो चला जाता है। उसके बाद झांसी मेहा को लेकर अपने पड़ोसी नाजिया के घर आती है। नाजिया के घर में नाजिया और उसकी माँ रहती है।
कहने लगती है कि आंटी मैं आने तक मेहा को आप अपने पास ही रखिए। उसके बाद झांसी दोबारा अपने बुटीक आकर वीरा बाबू को मार पीट कर इसी जख्म के बारे में पूछने लगती है। सो फाइनली वीरा बाबू झांसी को जो है वो सच बताने लगता है। 14 साल पहले वीरा बाबू ने झांसी को किडनैप करके रिपु कुमार नाम के एक बंदे के पास लाता है। रिपु कुमार का घर हैदराबाद से बहुत ही दूर होता है। मतलब वीरा बाबू का काम ही यही होता है कि वीरा बाबू छोटे बच्चों को किडनैप करके रिपु कुमार को बेच दे। रिपु कुमार झांसी को बहुत दिनों तक बेहोशी की हालत में ही रखता है। इसी दरमियान में एक दिन वीरा बाबू दोबारा बारबी नाम की एक लड़की को किडनैप कर ले आता है। उस वक्त झांसी होश में आकर अपने हाथ में पत्थर लेकर वीरा बाबू की आंख फोड़ देती है। गुस्से में आकर रिपु कुमार झांसी को एक डार्क बॉक्स में बंद कर देता है। प्रेजेंट डे पर झांसी वीरा बाबू से रिपु कुमार का एड्रेस पता करके वीरा बाबू को लेकर रिपु कुमार के घर आती है। अब ऑफकोर्स उस घर के पास रिपु कुमार के आदमी होते ही है। झांसी उन लोगों से फाइट करने लगती है, सारे लोगों को मारने लगती है। अब उसी जगह पर संतरा नाम की एक औरत भी रहती है। संतरा झांसी को देखकर महिता कहकर बुलाने लगती है। मतलब झांसी का असली नाम महिता होता है और महिता संतरा से अपने बारे में पूछने लगती है। मतलब तब जाके संतरा को पता चलता है कि महिता ने अपनी याददाश्त खो दी। जिस वक्त महिता यहाँ पर आई थी, बारबी नाम की एक बच्ची भी यहाँ पर आई थी। देखते ही देखते इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहले तो रिपु कुमार यहाँ के छोटे बच्चियों के साथ गांजा बनाना सिखाता है। उसी जगह पर काव्या नाम की एक बड़ी लड़की भी होती है और जो लड़कियाँ 16 साल के ऊपर होती है ऐसे लड़कियों को डांस वगैरह सिखाया जाता है। ये सब कुछ देखकर महिता को समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। बारबी से कहने लगती है कि किसी भी तरह करके हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। सो महिता यहाँ से भागने की काफी सारी बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार महिता पकड़ी जाती। महिता को डार्क बॉक्स में बंद कर दिया जाता। इसी दरमियान में एक दिन कुछ लोग आकर काव्या को अपने साथ ले जाते हैं। मतलब रिपु कुमार ऐसे लड़कियों को बेच देता है। ये देखकर महिता, बारबी और एक और लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा ये तीनों पकड़े जाने पर रिपु कुमार उस तीसरी लड़की को गोली मार देता है ताकि दूसरी लड़कियाँ इसको देखकर सबक सीख सके, भागने की कोशिश ना करे। उन लड़कियों के हाथ ही उस लड़की को दफनाता है। प्रेजेंट डे पर संकेत के कॉलेज में ये बात पता चलती है कि मेहा की जो फ्रेंड होती है ना, वो मिसिंग हो चुकी है। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब एक टैक्सी ड्राइवर कहीं पर जा रहा होता है, उस टैक्सी ड्राइवर को किसी जगह पर एक डेड बॉडी जलती हुई नजर आती है। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। एपिसोड 4 संतरा महिता के बारे में और कुछ बातें बताने लगती है। महिता और बारबी यहाँ पर एक ही साथ पले बड़े। हर वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर ही रहते, स्पेशली बारबी महिता से। एक दिन बारबी संतरा के पास आकर कहने लगती है कि दीदी आप हम लोगों को जहाँ पर भी भेजो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे महिता से दूर मत करो। जहाँ पर आप महिता को भेजेंगे वहीं पर मुझे भी भेजिए। संतरा कहने लगती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। तभी बारबी ये देखती है कि एक और लड़की महिता से चिपक के खड़ी है। ये देखने के बाद बारबी को बहुत गुस्सा आता है। रात होने के बाद जब वो लड़की सो रही होती है, बारबी उस लड़की के हाथ पर मिट्टी का तेल डालकर उसके हाथ को जला देती है और दोबारा महिता के बगल में आकर चुपचाप लेट जाती है। एक्चुअली बारबी महिता से कुछ ज्यादा ही प्यार करती रहती है। मतलब पता नहीं इस प्यार को क्या नाम दे। एक दिन रामाजयम और अमीशा नाम की एक लड़की रिपु कुमार के घर आते हैं। रिपु कुमार सारे लड़कियों को रेडी शेडी करके लाइन में खड़ा करता है। अमीशा एक के बाद एक उन लड़कियों को सिलेक्ट करने लगती है। सो इत्तेफाक से अमीशा को महिता पसंद आती है, लेकिन बारबी नहीं। जब ये दोनों सिलेक्टेड लड़कियों को वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तभी बारबी अमिता के पास आकर इसको सेड्यूस करने लगती है। बारबी की अदाएं देखकर अमीशा बारबी को भी सिलेक्ट कर लेती है। खुश होकर बारबी महिता के साथ जाने लगती है। प्रेजेंट डे पर संतरा महिता से कहने लगती है, उसके बाद उन लड़कियों का वो लोग क्या करते हैं हमें पता नहीं महिता, बस मुझे यही तक ही पता है। तभी रिपु कुमार संतरा को कॉल करता है। संतरा की बातों से रिपु कुमार को थोड़ा शक होने लगता है। एक्चुअल से संतरा भी दूसरे लड़कियों की तरह यहाँ पर फंसी रहती है। हीरोइन बनने के लिए आई थी, लेकिन बेचारी रखेल बन के रह गई। खैर संतरा महिता की हेल्प करने लगती है। जब तक रिपु कुमार अपने आदमियों के साथ अपने घर आता, संतरा बंदी होती है। संतरा रिपु कुमार से कहने लगती है कि पता नहीं कुछ लोग अपने फेस पर मास्क पहनकर हमारे सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन रिपु कुमार को संतरा पर शक होकर संतरा को ही मार देता है। तब जाके महिता बाहर आकर उन सारे लोगों से फाइट करने लगती है। फाइनली रिपु कुमार को भी गोलियों से उड़ा देती है। उसके बाद वहाँ पर जो लड़कियां बंदी होती है उन सारे लड़कियों को रिहा कर देती है और उसी घर में वीरा बाबू के साथ साथ उस सारे घर को ही आग लगा देती है। इस तरफ पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि जिस जगह पर जो डेड बॉडी पाई गई थी जलती हुई, वो और किसी की नहीं मेहा की फ्रेंड की होती है। मतलब किसी ने इस छोटी बच्ची को बहुत ही बेरहमी से मार दिया।
इसी दरमियान में साक्षी सत्या नाम की एक बंदे की पीठ के पीछे एक बिंदिया को देखती है और ये बिंदिया दीपू की होती है, मतलब अभी जो बच्ची मरी है ना उसकी। सो सत्या को प्राइम सस्पेक्ट मानकर साक्षी सत्या को गिरफ्तार कर लेती है। तभी वहाँ पर महिता आती है और उस बच्ची की लाश को देखकर ये भी शॉक में रह जाती है, बहुत दुखी होने लगती है। खैर अब दूसरी तरफ पुलिस वालों को रिपु कुमार का फोन मिलता है। इस फोन को चेक करने पर पुलिस वालों को कुछ मैसेजेस नजर आते हैं। इन मैसेजेस को डिकोड करने पर साक्षी को एक गाड़ी का नंबर मिलता है और एक्चुअली रिपु कुमार ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत किया करता था और आज भी कुछ बच्चों को स्कूल वैन के जरिए से कहीं पर ले जाने लगते हैं। जब तक पुलिस वालों को इस गाड़ी के बारे में पता चलता, पुलिस वालों के हाथ से ये गाड़ी मिस हो जाती है। इस तरफ टीवी न्यूज चैनल में महिता रामा जैन को भी देखती है, मतलब रामा जैन रिपु कुमार से मिला हुआ था ना, सो पुलिस वाले इस पर भी शक करते रहते हैं। उसी शाम सत्या बेल पर रिलीज होता है। उसी रात महिता को नींद न आने पर महिता बालकनी में आती है, मतलब महिता को उस बच्ची की ही याद आती रहती है। तभी महिता अपने बगल वाले घर में सत्या को देखती है जो बियर पीते रहता है। सो महिता दीवार कूदकर सत्या के पास जाती है। सत्या अपना जुर्म कबूल करने लगता है कि मैंने ही उस छोटी बच्ची को मारा, अब तुम क्या उखाड़ लोगी मेरा, पुलिस वाले ही मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए, देखो मैं बेल पर आया। सो गुस्से में आकर महिता सत्या को मार देती है और एक्चुअली महिता को हत्या करते हुए एक अनजान बंदा देखते रहता है। एपिसोड 5 साक्षी अपनी टीम के साथ मद्रास पहुंच जाती है, लेकिन साक्षी को वहां पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरे सीन में जेल में तैयब और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो बदले की आग में भड़क रहे होते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद ये लोग किसी को मारने का प्लान बनाते हैं और कल ये लोग जेल से रिहा होने वाले हैं। इस तरफ झांसी मेहा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। अब उसी स्कूल में ध्रुवा भी काम करते रहता है। ध्रुवा झांसी को साइड में बुलाकर कृति की फोटो दिखाकर इसके बारे में बताने लगता है। एक दिन कृति और उसकी फ्रेंड पुलिस स्टेशन गए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए, क्योंकि वो बंदा कृति की फ्रेंड के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, मतलब इसकी वीडियोस निकालकर ब्लैकमेल करता रहा। जब ये पुलिस वाला उस बंदे का नाम सुनता है, इन दोनों से कहने लगता है अगर मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट ले लिया तो मेरा ट्रांसफर तो किसी जंगलों में चला जाएगा। सॉरी बेटा, आप खुद इस गांव को छोड़ के चले जाओ, मैं आपकी ये FIR दर्ज नहीं कर सकता। अब उसी पुलिस स्टेशन में ध्रुवा मौजूद होता है। ध्रुवा इस पुलिस ऑफिसर को काफी सारे रूल समझाने लगता है, मतलब इस पुलिस ऑफिसर को डराने लगता है। तब जाके ये पुलिस ऑफिसर इन दोनों की FIR दर्ज कर लेता है। अब ध्रुवा ने पहली बार कृति को देखा तो इसको पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन जब एक दिन कृति अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रही थी, कृति के सामने वो बिजनेसमैन का बेटा उसकी गैंग आते हैं। कृति को बताने लगते हैं कि तुमने जिस केस को डाला उसको वापस कर लो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। कृति मना करने पर वो लोग कृति के फेस पर एसिड फेंक देते हैं। उस दिन से लेते हुए कृति अपने आप को कमरे में बंद करके रखा, ना कोर्ट आई, कोर्ट की तो दूर की बात, अपने कदम बाहर ही नहीं रखा। ऐसा कहते हुए ध्रुवा झांसी के ब्रेसलेट दिखाता है, पूछने लगता है कि ये ब्रेसलेट आप ही के है ना झांसी जी, मतलब कल रात जब झांसी सत्या को मार दिया उस वक्त झांसी की ब्रेसलेट वहीं पर गिर गई और उस मर्डर को देखने वाला ध्रुवा ही होता है। लेकिन झांसी ध्रुवा को मना करने लगती है कि ये ब्रेसलेट मेरी नहीं है। इस तरफ तैयब उसके आदमी अपने घर आ जाते हैं। तैयब और किसी का नहीं, नाजिया का भाई होता है और इन लोगों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि तैयब का फादर कुछ दिनों पहले मारा गया। इसके फादर को मारने वाले दूसरे लोग हैं। उसी का बदला लेने के लिए तैयब उसकी फैमिली इंतजार में है और उसी तरह तैयब झांसी के बारे में भी पूछने लगता है। तैयब की माँ कहने लगती है कि झांसी की याददाश्त अभी भी नहीं आई। उसी रात जब झांसी सो रही होती है, ध्रुवा झांसी को मैसेज भेजता है कि फटाफट से मेरे लोकेशन पर आ जाओ वरना मैं ये ब्रेसलेट पुलिस को दे दूंगा। अब झांसी के पास कोई भी ऑप्शन ना होने पर ध्रुवा के पास जाती है तो ये देखती है कि बेचारा ध्रुवा जख्मी है। जो हुआ वो बताने लगता है। थोड़ी देर पहले ध्रुवा किसी बार में बैठा था। अब उसी बार में वो बिजनेसमैन का लड़का उसके दोस्त होते हैं पार्टी शार्टी करते हुए, क्योंकि इन्होंने वो केस जीत लिया। ध्रुवा आवाज उठाने पर ध्रुवा को भी मारा पीटा। सो ध्रुवा झांसी से कहने लगता है कि इस दुनिया में इंसाफ बेइंसाफ सब कुछ मारे गए झांसी जी, कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए, सच्चाई नहीं। इसीलिए कृति को इंसाफ पर से भरोसा उठ गया। यह सुनने के बाद झांसी काली विधवा बनकर उस बार में एंट्री करती है। यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट सीन चलता है, सारे लोगों को मार भी देती है। दोबारा वो ध्रुवा के पास आने पर ध्रुवा झांसी को उसकी ब्रेसलेट वापस कर देता है। दूसरे दिन ध्रुवा खुशी के मारे कृति के घर आकर जब न्यूज को ऑन करता है, टीवी न्यूज चैनल में यही न्यूज चलती रहती है कि कल रात बार में उस बिजनेसमैन बेटे को किसी ने मार दिया। यह सुनने के बाद तब जाके कृति अपने कदम अपने कमरे से बाहर रखती है, बहुत खुश होने लगती है। इस तरफ मोडार के आदमी रामाजयम के पास आते हैं। मोडार रामाजयम को कॉल करके ये बताने लगता है
कि सीबीआई तुम्हारे हद तक पहुंच गई, तुम्हारे जरिए से मेरे पास आ सकती है और मेरे जरिए से बॉस तक भी पहुंच सकती है। इसलिए रामाजयम, इस सूटकेस में बहुत सारा पैसा है, इन पैसों से तुम्हारी फैमिली सेटल हो जाएगी, तुम इस दुनिया से चले जाओ, मतलब सुसाइड कर लो, यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो इन दोनों के बीच और कुछ बातचीत होती है। फाइनली रामाजयम अपने आप को सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ झांसी ध्रुवा को अपनी बुटीक लाकर अपने बारे में बताने लगती है कि ये गजनी बन गई और फिलहाल झांसी के सामने अब एक ही लीड बची और वो है रामाजयम। लेकिन जब तक झांसी और ध्रुवा रामाजयम के पास जाते, रामाजयम कब का सुसाइड कर चुका होता है। रात होने के बाद कुछ सबूत हासिल करने के लिए दोनों रामाजयम के ऑफिस जाते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग आ चुके हैं, सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी होती है। उसी तरह काफी सारे सबूतों को जला चुके हैं। उसी जगह पर झांसी एक लोगों को देखती है और झांसी ने इस लोगों को भी अपने ख्वाबों में देखा करती थी। दूसरे दिन तैयब झांसी पर नजर रखने लगता है, जानबूझ के इसके सामने आता है, लेकिन झांसी तैयब को पहचान ही नहीं पाती। उसके बाद तैयब और एक और बंदा गोवा जाते हैं किसी बंदे से मुलाकात करने के लिए। इस बंदे को कुछ पार्सल वगैरह देते हैं। वो बंदा इन दोनों से कहने लगता है कि तैयब कैलिब सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस नहीं करता, वो कुछ और भी कर रहा है। ऐसा कहते हुए एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में काफी सारे बच्चे होते हैं जो कैद करके रखा कैलिब ने। इस तरफ झांसी और ध्रुवा को रामाजयम की एक फोटो मिलती है। इस फोटो को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि ये फोटो गोवा में खिंचवाई गई। सो झांसी और ध्रुवा गोवा जाने का प्लान करते हैं। सो दूसरे दिन ही अपने अपने लोगों को इन्फॉर्म करके ये दोनों गोवा पहुंच जाते हैं और हर जगह पर जाकर इस लोगों को दिखाकर इस लोगों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को भी इस लोगों के बारे में आइडिया नहीं होता। उसी शाम ध्रुवा एक बीच के पास काव्या को देखता है। बेचारी काव्या पागलों जैसी बिहेव करती रहती है। ध्रुवा को तरस आकर काव्या को कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद जब झांसी और ध्रुवा किसी टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से इस टैक्सी में काव्या भी बैठ जाती है, पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। वही काव्या झांसी ने अपने बचपन में देखा था। ड्राइवर कहने लगता है, सर यहाँ पर ऐसे लोग काफी सारे हैं, इस लड़की को हम रास्ते में छोड़ देंगे। इसी जर्नी के दौरान काव्या झांसी को देखकर महिता कहकर बुलाने लगती है। महिता भी अचानक से काव्या को पहचान लेती है, काव्या को उसके नाम से बुलाती है। वही गोवा में मोडार अपने आदमियों के साथ एक बहुत बड़े ट्रक में कुछ ड्रग्स को ले जा रहा होता है। अचानक से इस ट्रक में आग लग जाती है, सारा का सारा माल जल के राख हो जाता है। मोडार कैलिब को फोन करके यही बैड न्यूज सुनाता है। अब उसी गोवा में तैयब और उसके आदमी तो मौजूद होते हैं। तैयब कैलिब का फोन हैक करके उससे बात करने लगता है कि कैलिब, आज के बाद से तुम्हारा बैड टाइम स्टार्ट हुआ, ये बस बिगिनिंग है। बारबी कैलिब से प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगती है, लेकिन कैलिब बारबी को कुछ भी नहीं बताता। इस तरफ झांसी काव्या को अपने रूम लाती है, अच्छे खासे कपड़े पहनाती है, इसको खाना खिलाने लगती है। खाना खिलाते वक्त काव्या को इस लोगों के बारे में पूछने लगती है। पहले तो काव्या इस लोगों को पहचानने से इनकार कर देती है, बाद में बताने लगती है कि इस लोगों को मैंने बिल्लू क्लब में देखा। सो उसी वक्त झांसी ध्रुवा को लेकर उस क्लब जाती है। यहाँ वहाँ पर जाकर तलाशी लेने लगती है उस लोगों की। तभी हम दूसरे कमरे में एक अनजान लड़की को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए से झांसी को देखती रहती है। खैर कुछ भी ना नजर आने पर झांसी और ध्रुवा उस क्लब से बाहर आते हैं। इत्तेफाक से काव्या भी उसी क्लब के पास आती है, झांसी को बुलाने लगती है। तभी एक मिनी वैन आकर झांसी और ध्रुवा को इस वैन में ले लेते हैं। अब उसी जगह पर मोडार भी होने की वजह से काव्या मोडार के पास आकर कहने लगती है कि मोडार फटाफट से गाड़ी निकालो। मतलब काव्या मोडार को पहले से ही जानती है। काव्या कहने लगती है कि ये गाड़ी में महिता को ले गए। तब जाके मोडार को ये बात पता चलती है कि महिता अभी तक जिंदा है। इस तरफ वैन में जब महिता अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पीछे से एक बंदा या बंदी इस पर गन पॉइंटेड करता है। इस तरह से ये पहला सीजन यहाँ पर द एंड होता है। सीजन 2 में और काफी सारे राज खुलने वाले हैं। देखते हैं सीजन 2 में क्या दिखाते हैं ये लोग। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।